हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। मैम, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि आंसर्स को लिखते कैसे हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको आंसर्स लिखना नहीं सिखा रही। मैं आपको सिखा रही हूँ आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि इंग्लिश के आंसर्स को लिखते कैसे हैं, चैप्टर याद है, स्टोरी याद है, लेकिन फिर भी मैम आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए जो वीडियो है वो आप लोगों को लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वाला वीडियो देख लेना। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे कहीं पे आपको वो सजेशंस में वीडियो दिख जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना होता है। तो अगर टीचर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स देती है, तो वहां पे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको फोकस करना है। क्या कंटेंट की वजह से मार्क्स मिलते हैं? यस, कंटेंट की वजह से मिलते हैं। आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन, कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया है, ये भी बहुत जरूरी है। कितना नीट लिखते हैं आप, ये भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आपको अपने आंसर्स को कैसे लिखना है, पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे जो आपको मेनली मैं समझाने वाली हूँ। सबसे पहले, जब भी आपकी आंसर शीट आपको मिलती है, देखो आप लोगों के लिए एकदम आंसर शीट लेके आई हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सके और मैं जो समझाना चाहती हूँ वो समझ सके। आप देख रहे हैं इस आंसर शीट के मार्जिन। यस, एवरीबडी कैन सी दिस एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग, कुछ तो होंगे आप में से जो इस तरह का मार्जिन अपने आंसर शीट पे बना के आते होंगे। 2-2 2.5 2.5 इंच का मार्जिन बना देते हैं, बीच में बस इतनी सी जगह छूटती है आपके लिए। आपको लगता है कि कॉपियां ज्यादा फिल हो जाएंगी, है ना। कॉपीज ज्यादा फिल हो जाएंगी और हमारे आंसर्स बहुत बड़े लगेंगे। यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, हाफ पेज का, हाफ पेज से ज्यादा कभी हमारा आंसर हो जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग। आपको इस तरीके के मार्जिन को फॉलो नहीं करना है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा कभी भी अपने क्वेश्चन पे आंसर शीट में इस तरह के मार्जिन नहीं बना के आएगा। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आपने स्टार्टिंग में टीचर की साइकोलॉजी के साथ में क्या कर दिया उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो समझ जाएगी कि ये बच्चा टाइम पास ज्यादा करेगा पूरे आंसर शीट में, क्योंकि इसको डर है कि मेरा कंटेंट इतना अच्छा नहीं है और मुझे इतनी ज्यादा तैयारी नहीं है, तो कैसे भरूं अपनी आंसर शीट। राइट। मार्जिन करना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करिए, क्लीन लगती है आपकी जो आंसर शीट है, क्योंकि अदरवाइज फिर आप उल्टा सीधा कहीं भी लिख देते हैं, आगे बढ़ जाता है। आपको मार्जिन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 1 इंच, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इससे भी कम करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 1 इंच से ज्यादा मार्जिन आप नहीं कर सकते अपनी आंसर शीट में, दोनों साइड से। मैथ में अगर आप कर रहे हैं तो आप इस साइड में थोड़ा ज्यादा मार्जिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना सॉल्व करते हैं आंसर्स को, है ना, सोल्यूशन रहता है यहाँ पे। मैथ में आप फिर भी थोड़ा इतना ले लीजिए, एक साइड से, दोनों साइड से नहीं, क्योंकि यहाँ आप लिख देंगे ऊपर कि मैंने सोल्यूशन किया है। मैथ में फर्क भी नहीं पड़ता कि आपने कैसे लिखा है, क्योंकि सॉल्व करते करते जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते करते बहुत ज्यादा टाइम, पेजेस मतलब वेस्ट हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है। सो बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश हो गया, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है। मैक्सिमम 1 इंच है, मैंने जो आपको बता दिया, इससे कम कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। मार्जिन का मेन मकसद ये नहीं होना चाहिए कि छोटी कॉपी हो जाए। मेन मकसद, जो मेन पर्पस हमारा होना चाहिए वो ये कि अलाइनमेंट दिखे। क्या दिखे? हमारे आंसर्स अलाइंड दिखें, सीधा सीधा यहाँ से शुरू हो, है ना, और यहाँ से खत्म हो। ये चीज के लिए बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस इस चीज की है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। सो मार्जिन ऑन योर शीट्स प्रॉपरली। कैसे मार्जिन करेंगे? कम से कम जितना हो सके उतना मार्जिन दोनों साइड से लेना है। इसका मोटिव ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपकी जो आंसर शीट है वो कैसी है, छोटी हो जाए, कम हो जाए स्पेस। बिल्कुल गलत है अगर आप ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट, जो आंसर शीट्स आपको मिलती हैं बेटा, आपने देखा होगा आपके क्वेश्चन पेपर में हमेशा सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए होगा, बी होगा, सी, हर सब्जेक्ट में, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सब जगह। राइट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, सीधे सीधे आंसर्स लिखना शुरू कर देते हैं। आएंगे आंसर नंबर 1, और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनफैक्ट वो सेक्शंस भी नहीं लिखते। मेक श्योर दैट यू राइट द सेक्शन प्रॉपरली। तो आपको वहां लिखना है कि ये मेरा सेक्शन ए है। आप लिखना चाहते हैं कि भाई सेक्शन ए मेरा कौन सा है, रीडिंग, तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर आपको अगर लगता है कि भाई मैं ये तो नहीं लिख पाऊंगा, अगर रीडिंग है कि राइटिंग है, ठीक है, बट एटलीस्ट आप सेक्शन लिख सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। ऑलवेज सेक्शंस को अच्छे से डिवाइड कीजिए। फिर आपका जो सेक्शन सी है, मान लीजिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे अभी आपका ए चल रहा है और आपको लगता है अब मुझे सेक्शन बी करना है, आप यहाँ से सेक्शन बी ले लो, लेकिन उसको अच्छे से क्या करो, प्रॉपरली हाईलाइट जरूर करो।
बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैम जो नया सेक्शन है वो दूसरे पेज से शुरू करना चाहिए क्या? करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसी पेज से भी करते हैं, बस बता दो ऐसे करके कि ये देखो मेरा सेक्शन है यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ से मेरा क्या शुरू हो रहा है, सेक्शन बी। तो इस तरह की मार्किंग करने में कभी भी कंजूसी मत करना बच्चों, ठीक है? ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम सेक्शन भी बड़ा बड़ा लिखेंगे टीचर डांटेगी, ये टीचर को फायदा होता है इससे। मैं बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी चेक करती हूँ, मुझे पता है हमें कितना ऐसा क्लीन लगता है, इतना अच्छा फील होता है कि थैंक गॉड यहाँ से सेक्शन भी बच्चे का पता चल गया। अदरवाइज इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। अननेसेसरीली किसी भी बच्चे के मार्क्स डिडक्ट करना किसी टीचर को पसंद नहीं है, ओके? कोई भी एनिमी नहीं होता आपका, लेकिन आप अगर उसको क्लीन तरीके से टीचर को दिखाएंगे नहीं तो उसको कैसे समझ आएगा? तो आप अच्छे से सेक्शन ए सेक्शन भी लिखिए। बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा होता है कि मैम सेक्शंस तो हमने डिवाइड कर दिए, लेकिन मान लीजिए मेरा सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 9 तो रह गया है ना, और मैंने बी शुरू कर दिया, तो मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट पेज पे जाइए, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे फिर से सेक्शन ए डालिए, क्वेश्चन नंबर 9 डालिए और अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। सेक्शन अगर आपने चेंज किया है तो मेक श्योर आप उसको लिख जरूर दें दोबारा से एंड में कि मेरा ये सेक्शन का ये क्वेश्चन ये रहा, राइट? क्वेश्चन से भी काम चल सकता है, लेकिन आप सेक्शन मेंशन करेंगे तो टीचर के लिए बहुत ज्यादा फीजिबल हो जाएगा, खुश हो जाएगी, मार्क्स अच्छे देगी। अगर वो परेशान हुई आपकी आंसर शीट चेक करने में, उसको कुछ समझ नहीं आया, तो आप सोचो आपके मार्क्स भी स्टेक पे हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीव इनफ स्पेस इन योर आंसर्स। देखो मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लाई हूँ। मान लीजिए ये आपका सेक्शन सी है ना? कौन सा सेक्शन है ये आपने यहाँ पे डाला सेक्शन सी, आपने अपने आंसर्स यहाँ पे लिखने शुरू कर दिए। ये आपका आंसर नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक? अब आपको आंसर नंबर 2 लिखना है। आपको क्या करना है, आप तरीके से देखो, ये वाला जो होता था ना, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें एक तो स्केल नहीं चाहिए और टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो कर नहीं सकते, लेकिन इसमें अगर हम इस तरह से भी कर देते हैं ना तो क्या होता है, स्केल की जरूरत नहीं पड़ती और लाइनें टेढ़ी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक लगता है देखने में। तो इस तरीके से आपको हमेशा क्या करना है, अपने आंसर्स के बीच में स्पेस जरूर छोड़ना है। यहाँ से मेरा आंसर सेकंड स्टार्ट हो गया, ठीक है? या फिर ये वाला भी सही रहता है, मैं कभी कभी ये वाला भी कर देती थी, वो भी अगर मैं लाइन से नहीं बना पाती तो ऐसे, अदरवाइज आप नोटबुक पे सीधे सीधे बना लेंगे आई एम श्योर। तो लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे से स्पेस छोड़ देना है। अगर आप स्केल यूज करना चाहते हैं आप अच्छे से कीजिए, यू आर मोर देन वेलकम टू यूज स्केल, बट मैं टाइम बचाने के लिए आपको समझाना चाहती हूँ कि कोशिश करिए कि ऐसे ऐसे वाली लाइनें कर दोगे तो, मतलब मैं तो बहुत करती थी, काम इससे हो जाता था। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आंसर्स को जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना बच्चों, तो देखो कोशिश करो उनको अंडरलाइन करने की। अंडरलाइन क्या चीज करनी है, इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन है लेंचो वाले चैप्टर का, ये आंसर मैंने लिया, मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे बहुत जरूरी है ये बताना दैट हु नेवर एक्सपेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। फिर से लाइन करने का तरीका, आप यहाँ पे अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट थिंग्स को। बहुत अच्छा रहता है अगर आप अपने आंसर में, जैसे आपको बताना है वल्ली 8 years की है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 8 year old गर्ल है ना? और कुछ आपको बताना है कि वो क्या करती है, कंडक्टर के साथ में जाती है और अपनी बस राइड करती है। इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि वो पे कैसे करती है, फेयर कितना होता है, तो आप उसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। सीधा करेंगे ज्यादा सही रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन अंडरलाइन करने का मेन पर्पस क्या होता है, टीचर को ये बताना कि देखो मैम ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इनको देख लो, आपको समझ आ जाएगा मेरा आंसर में मैंने क्या लिखा है, आप जल्दी से मुझे 3 नंबर दो और आगे बढ़ो, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये देखना कि आप कितने क्लीन अपने आंसर्स को लिख रहे हैं। अगर आप घिच पिच में आंसर्स लिखेंगे, मतलब कि बताएंगे भी नहीं टीचर को, देखो भाई मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है, ये दूसरा आंसर है, तो वो टीचर समझ नहीं पाती है, कभी कभी आपके आंसर्स रह जाते हैं। अब बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको पता है कि ऑप्शन है, आपको अपनी आंसर शीट्स को रीचेक कराना पड़ेगा। कितने बच्चे इस वाले पेन को लेने के लिए तैयार होते हैं, राइट? तो ज्यादा अच्छा आपके लिए है कि आप कोई स्कोप ही ना छोड़ें कि टीचर कुछ भी छोड़े आपके आंसर शीट में, वो सब कुछ अच्छे से चेक कर ले, राइट? तो क्लीन आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है नीट एंड क्लीन। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं, क्या करेंगे ना, क्वेश्चंस लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। स्टॉप डूइंग इट, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइम वेस्ट। जिस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत भी नहीं थी आपने उसको लिखने में अननेसेसरीली टाइम वेस्ट किया। कुछ बच्चों की मेंटालिटी होती है चलो नोटबुक भर जाएगी, आंसर शीट और ज्यादा भर जाएगी, क्या बकवास है ये। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट। मैं जब भी किसी बच्चे की आंसर शीट में क्वेश्चंस देखती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोग को
फील भी हो रहा होगा दैट आई एम फीलिंग सो एंग्री दिस टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चंस लिखने की बिल्कुल जगह नहीं है, ये आंसर शीट होती है, यहाँ आप सीधे सीधे अपने आंसर्स पे फोकस कीजिए, आंसर नंबर डालिए, ये बहुत जरूरी है। ये मेरा आंसर 3 है तो मैं आंसर 3 लिखूंगी, मेरा आंसर नंबर 4 है तो 4 लिखूंगी, मेरे हिसाब से नहीं, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। अगर क्वेश्चन पेपर में आंसर नंबर 4 था तो यहाँ भी मुझे इसको आंसर नंबर 4 के नाम से ही लिखना है। समझ रहे हैं आप? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज पे कोई भी बच्चा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। एक बहुत गलत आदत बच्चों की एक होती है, क्या होती है कि भाई मान लीजिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, पहले का आंसर है बी तो बच्चा ऐसे लिख देगा, दूसरे का आंसर है सी ऐसे लिख देगा, तीसरे का आंसर है डी ऐसे लिख देगा, फोर्थ का आंसर फिर से बी है ऐसे लिख देगा। प्लीज ऐसे आप मत आंसर्स लिखो। ऑल दो आपको टीचर मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकती, उसके पास राइट नहीं है कि वो ऐसा करे कि बच्चे ने बी लिखा है तो मैं नंबर नहीं दूंगी, 0 दे दूंगी, नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएगी, उसको मार्क्स तो देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके बी को उसने डी समझ लिया इन केस, या फिर ऐसा कुछ हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो गया, आपका बी एक ही तरह उसको दिखने लगा, या वो कंफ्यूज हो गई, कुछ टीचर्स हैं मान लीजिए उनको नहीं दिखाई दिया साफ साफ, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे में रीचेक कराने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वाई आर यू गिविंग दिस चांस? अगर आपको लगता है इसका आंसर गॉड है तो यहाँ गॉड लिख दीजिए, बी भी लिख दीजिए, उसके साथ में आंसर जरूर लिखिए, वर्ड में आंसर जरूर लिखिए। यहाँ पे मुझे पता है उसका आंसर है लेटर, उसने क्या लिखा था? लेटर लिखा था। हेल्प इसकी किसने की थी? पोस्टमैन ने की थी। तो मैं ये आंसर्स भी यहाँ पे लिख दूंगी तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम वल्ली था। तो एमसीक्यूज में कभी भी ए बी सी डी ऐसे आंसर्स मत लिखिए, वर्ड्स के साथ में आंसर लिखिए, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। रीड इट हियर, क्या लिखा है मैंने? द एंटायर शीट इज योर्स, मतलब दिस इज अ एक्सक्लेमेशन मार्क वेयर आई एम जस्ट ट्राइंग टू से आई एम लाफिंग एज वेल एज, क्योंकि जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना, मान लीजिए आपका लेटर राइटिंग है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे? मान लो ये तुम्हारा लेटर यहाँ खत्म, ठीक, अब उन्हें लगेगा कि ये तो 2 लाइनें बची हैं, एक काम करते हैं यही लिख देते हैं, योर्स सिंसियरली, ठीक है, ये लिखा, और यहीं पे जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख देती हूँ निधि गुप्ता, ये ऐसे करके कर देती हूँ जल्दी से, ठीक है। इससे क्या होगा? दूसरी पेज पे नहीं लिखूंगी मैं, रॉन्ग, इट्स नॉट नीट प्रेजेंटेशन। आपकी टीचर इसके मार्क्स भी डिडक्ट कर सकती है। क्यों करेगी डिडक्ट? उसके पास में राइट्स हैं क्या? ऑफ कोर्स है, प्रेजेंटेशन का 1 नंबर उसके पास होता है कि आपने कितना नीट किया है, आपके फॉर्मेट में आपने किस तरह से लिखा है, तो वो आपके मार्क्स काट लेगी। तो प्लीज मेक श्योर आपके पास में दूसरा पेज भी है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ से आप इसको बिल्कुल हटाइए। आप दूसरे पेज पे, आप लेटर में ये मैंने बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन देखा है बच्चों के अंदर कि मैम एक ही पेज में लेटर लिखिए, क्या दूसरे पेज पे जा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स जा सकते हैं, आपसे किसने मना किया है कि आप लेटर पे नहीं लिखते? यहाँ पे आप लिख दीजिए फिर से सिंसियरली, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए दोबारा और अपना नाम लिख दीजिए, सेक्शन लिख दीजिए, जो भी आपको लास्ट में लिखना होता है वो आप लिखिए, तरीके से लिखिए। ऐसा बिल्कुल ना करे कोई भी बच्चा कि वहां पे नीचे घिचपिच करके आ रहा है, बहुत गलत आदत है ये आप लोगों की, प्लीज स्टॉप डूइंग इट, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंट योर आंसर नीटली। जो भी आंसर आप लिख रहे हैं, ये तो मैंने ऐसे एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, कोई लेटर है, मान लीजिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। आप देखो, ये देखो, ये शुरू हुई मेरी पेंटिंग, मैंने लिखी है गलत स्पेलिंग, तो मैं क्या करूंगी? एक तो देखो मेरे पास टाइम बहुत है ना, पेपर में मेरे पास तो बहुत ही टाइम है, मैं तो खाली बैठी हूँ, तो मैं क्या करूंगी? आराम से उसको ऐसे कट 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 पूरा कट करूंगी, कट नहीं करूंगी, फिर उसको पूरा फिल करूंगी, मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने ना टीचर को इन्विटेशन दिया है कि टीचर मैम, आप ना मेरी आंसर शीट जब चेक करेंगे ना तो ये देखना, मेरी जो लेटर थी ना उसमें एक स्पेलिंग थी ना, वो मैंने ना गलत लिख दी थी, आपको खोलते ही दिख जाएगी, आप चिंता नहीं करो। मार्क्स डिडक्ट करने के लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे कि मैंने गलती की है। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस? कितने बच्चे आप में से ऐसा करते हैं? यस, नाउ यू गोना टेल मी दिस इन द कमेंट कि हाँ मैम मैं ऐसे ही कट करता हूँ। मैं क्यों बोल पा रही हूँ ऐसा? क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जब मैं आंसर शीट्स चेक करती हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे ना ये दिखते हैं ना जब पैचेस, मुझे बहुत गुस्सा आता है ठीक है, आपकी आंसर शीट्स को देख के कि ये कर क्या रहे हैं बच्चे। एक तो तुम्हारे पास टाइम इतना कहाँ से आया, ऊपर से तुमको सिखाया किसने है? इस लाइन में अगर मेरी नेगेटिवली की स्पेलिंग गलत है तो मैं इसको ऐसे कट करूंगी बस,
और मेरे टीचर को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पे कुछ कट किया है। दो फायदे होंगे। एक तो मान लो मेरी स्पेलिंग गलत है, मैंने कट कर दिया, टीचर पहली बात तो देखेगी नहीं कि यहाँ पे कुछ कट है, ये तो डार्क है पेन इसीलिए आपको दिख रहा है, आपके पेन से नहीं दिखेगा, बिलीव मी। और हल्के से कट कर दो और हल्का चलाओ उसको। उसके बाद में अगर उसको दिखता भी है तो वो समझ जाएगी, अच्छा ये गलत स्पेलिंग थी, बच्चे ने इसको काट दिया है, फिर से लिख दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। इसको कहते हैं नीट प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? नीट प्रेजेंटेशन। ये नहीं करने हैं आपको, दिस इज रॉन्ग। ऐसे पैचेस बनाना बंद कीजिए, एक तो ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ऊपर से इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो इनविटेशन होता है, टीचर देखो मैंने यहाँ पे ना गलती कर दी। गलतियां ऐसी करो जो दिखे ना, जैसे ये, राइट। तो इस चीज का जो ध्यान है वो हर बच्चे को रखना है। नीट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करेंगे सब लोग कि ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई हैं आप लोग ना करें, एंड आई होप कि कुछ तो हेल्प आप सबको मिली होगी आज की वीडियो से। जो जो चीज़ें मुझे बतानी थी मैं आप लोगों को बेटा बता चुकी हूँ आंसर शीट की हेल्प से। ऐसी ही आंसर शीट आपकी होगी और आपको इन चीज़ों का एग्जाम में ध्यान रखना है बिफोर राइटिंग। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। गुड लक टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड। आई विश कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे हों, और ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, चाहे आपका हाफ ईयरली हो चाहे आपका बोर्ड हो, आप ऐसी मिस्टेक्स ना करें। All right, then I will see you very soon again. Bye everyone and take care.